हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी चल रही है भी मैथ में पीवाईक्यू सीरीज रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। डेली का हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज भी 35 क्वेश्चन हमने लिए हुए, नंबरिंग भी कर रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम डाउट ग्रुप बना रखा है, वहां मेरे को भेज देंगे। ठीक है ना, चलिए इसे लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। एक शंकु 12.6 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको मेंसुरेशन में सिखाया था कि जब भी हम किसी 3D फिगर को पिघला करके कोई दूसरा फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है ना, एक फिगर को 3D फिगर में जब हम पिघलाते हैं किसी भी फिगर को और कोई दूसरा फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। अगर आपको पता नहीं तो इसे लिख लेना पॉइंट को। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया है, तो जो शंकु का वॉल्यूम होगा उसके बराबर गोला का वॉल्यूम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या कितनी है, ये हमको हमको बताओ। ठीक है, तो जो गोला होता है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, शंकु का वॉल्यूम। ठीक है, शंकु का वॉल्यूम पहले मैं फिगर बना दूं, ऐसा समझ में नहीं आएगा, पहली बार देख रहे होंगे तो दिमाग से हवा हवा हो रहा होगा। ये अपना गोला हो जाएगा और ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना, ये गोला हो गया और इधर मैं शंकु बनाती हूँ। शंकु को पिघला करके हमने क्या बनाया है, गोला बनाया है। तो ये हमने बना दिया एक शंकु। शंकु की हमें हाइट दे रखी है और रेडियस भी दे रखी है। इसकी जो हाइट है वो है 12.6 सेंटीमीटर और इसकी जो ये रेडियस है ये है हमारी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी 3D फिगर को पिघला करके कोई नेक्स्ट फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम पता तो होना चाहिए क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम होता है। ये रेडियस है इसकी, ये इसकी हाइट है। ठीक है ना, ये क्या है हाइट और ये क्या है इसकी रेडियस है। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, अभी मैं इसके बराबर, इसके वॉल्यूम के बराबर इसका वॉल्यूम रखने वाली हूँ। ठीक है, मैंने समझा दिया। अभी इधर आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो मेरे शंकु का जो वॉल्यूम आएगा उसके बराबर गोले का वॉल्यूम रखेंगे। ठीक है ना, तो 4/3 लगाते हैं यहाँ से। 4/3 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई की और पाई रहने देते हैं। और आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 3.2 है रेडियस इसकी, तो मैं इसे 32/10 लिख सकती हूँ, इंटू 32/10 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। हाइट इसकी 12.6 है तो इसको 126/10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो पाई से पाई काट दो आप, पाई से पाई गया हमारा, इस वाले 3 से ये वाला 3 काट दो, फिर इससे 4 8 32। अब देखो ये क्या है, आर क्यू। तो आर क्यू बराबर, आप क्यूब में इसको तोड़ लो, 8 इंटू का ये क्या, 8 चौक 32, इसको मैं 8 इंटू 4 में तोड़ सकती हूँ, यहाँ से 2 ले लेती हूँ, तो 8 इंटू 4 दूनी 8 इंटू का यहाँ पे कितना बचेगा, 2 से हमने से काट दिया है तो 2 छिक्के और 2 तिया, बट्टे कितना आ जाएगा ये 1000। तोड़ना सीखो क्योंकि जो आंसर है ना एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में जा रहा है, तो हमने इसे तोड़ लिया। अब यहाँ से हमको क्यूब बनाना है। अब देखो ये 8 इंटू 8 इंटू 8 है तो बाहर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब बनेगा, 8 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि 8 का क्यूब, अगर यहाँ पर एक और होता, यहाँ पर हमारे पास एक और होता तो ये 4 का क्यूब बन जाता 64। नहीं है एक तो हम मान लेंगे कि एक है। ठीक है, अपने दिमाग में मान के चलो क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ये 2024 एसआई का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको नहीं आएगा गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कम या ज्यादा है तो मान लिया करो, उससे कुछ नहीं होता है, आंसर लगभग में आपका आ जाता है। और इतने पास पास अपने ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने पहले नंबर पे क्वेश्चन को डाला था कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन पे छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में बिल्कुल भी। तो ये 4 का हमारा क्यू बन जाता, अगर यहाँ एक और होता, नहीं है हमने मान लिया तो 4 का क्यू, 4 का क्यू। ठीक है ना, बट्टे ये किसका आ जाएगा, 10 का क्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया बेटा, आर क्यू बराबर में क्या लिख सकती हूँ, 8 चौक 32 का बट्टे 10 का होल क्यू, ये लिख सकती हूँ ना। तो क्यू से क्यू जाएगा और आर बराबर कितना आ जाएगा, 32/10 बराबर 3.2। ये आपका आंसर होगा। ये आपने करना है बाबा, ऐसे नहीं करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे एक के चक्कर में आप सॉल्व करते करते बहुत टाइम लगा देंगे और उतनी देर में आपका पड़ोसी बहुत आगे निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो पड़ोसी का मतलब जो पड़ोस में बच्चा बैठा होगा वो आगे निकल जाएगा। तो आपने ऐसे दिमाग लगाना है।
मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को पहले नंबर पे डाला था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, छोड़ के आ जाते हैं या कैलकुलेशन में फंसे रह जाते हैं। वो कैलकुलेशन करेंगे, किसी का क्यूब नहीं बन रहा है, क्या करूँ, कैसे निकालूं, तो इतना नहीं सोचना होता रे बाबा, इसको तोड़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो, दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:9 है और उनके आधार परिमापों का अनुपात 9:5 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ये शंकु वंकु, ये 3D फिगर वाला है ना, मेंसुरेशन बहुत अच्छा कर लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इससे, है ना, बहुत अच्छा करना है आपने। तो शंकु का आधारों का परिमाप का रेशियो मेरे को दे रखा है। तो आधारों का परिमाप, शंकु का आधार क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का रेशियो मतलब कि 2πr, 2πr से 2π कट गया होगा दोनों, मतलब आर का रेशियो दे रखा होगा। ये क्या होगा, हमारा रेडियस का रेशियो होगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, पहले बना लेते हैं दो शंकु, ठीक है ना, बना के फिगर बना के समझाऊंगी तो शायद आप इजीली समझ पाएंगे। तो ये वाला एक शंकु हो गया। अब इसकी रेडियस परिमाप मेरे को ज्यादा दे रखा है 9, तो इसका बेस भी मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। छोटा बनाती हूँ दूसरा वाला ताकि आपको समझ में आए। ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे को दे रखा है ये जो बेस है ना, बेस का मेरे को परिमाप मतलब कि परिधि मेरे को दे रखी है। इस वाले बेस, ये जो बेस है सर्कल, ये जो कौन होता है ना, इसका जो बेस होता है ना वो सर्कल होता है। सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है। मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूँ, समझ लेना है, ध्यान से समझ लेना है, ठीक है ना। तो इस सर्कल का जो परिधि होती है, परिधि या परिमाप जो भी कह लो आप, ठीक है, वैसे परिधि कहते हैं सर्कमफेरेंस, बट उन्होंने परिमाप यूज करा है तो परिमाप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है, 2πr। मान लो कि ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2πr, और इसकी परिधि कितनी आ जाएगी 2π स्मॉल आर। अगर मैं इसका रेशियो लू, रेशियो लू, तो यहाँ से 2π से 2π कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर बराबर मेरे को क्या दे रखा है 9:5, वो दे रखा है ना, ठीक है ना, अभी समझ में आ गया। अब हाइट का भी रेशियो मेरे को दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात। इसकी जो हाइट है वो 1 है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 9 है, ठीक है। या मैं ऐसे लिख लू, या मैं ऐसे मान लेती हूँ कि 1 और 9 ना लिख करके, क्योंकि रेशियो में है, तो मैं इसको कैपिटल एच और स्मॉल एच लिख लेती हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कैपिटल एच और इसकी हाइट को मैं स्मॉल एच लिख लेती हूँ। तो यहाँ से कैपिटल एच रेशियो स्मॉल एच बराबर कितना आ जाएगा आपका 1:9, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं, ये तो मैंने रेशियो ले लिया रेडियस और हाइट का। अगर मैं इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं तो वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, वॉल्यूम क्या बचेगा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो मेरे से वॉल्यूम का अनुपात पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा आर स्क्वायर एच रेशियो स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है, कैपिटल आर 9 है, तो 9 ने 81 इंटू हाइट क्या है इसकी 1 है, तो 1 रेशियो स्मॉल आर कितना है हमारे पास में 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 और हाइट क्या है 9, तो 9। यहां से 9 से इसको काट दो, 9 बार जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक एक चीज आपको समझनी है, रटना कुछ भी नहीं बाबा, रटोगे ना तो रटते ही रह जाओगे, फिर जिंदगी भर सिलेक्शन कभी नहीं होगा। फिर समझनी है चीजें, क्वेश्चंस की लैंग्वेज तोड़ मरोड़ के कब पेश कर दी जाएगी आपके सामने और वहां आप अपनी ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। इसलिए चीजों को रटना है, रटना नहीं है मतलब समझना है मैं भी सच में क्या बोल देती हूँ, चीजों को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। यदि संख्या 934a6281 3 से पूर्णतः विभाज्य है और a न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो a माइनस के 2, a माइनस का 1 इंटू का a प्लस का 1, a प्लस के 2, a प्लस का 3, a प्लस का 4 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। a क्या है बेटा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो a को आपको छोटे से छोटा लेना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो संख्या है अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब कि 9 3 4 a 6 2 8 1। अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब इसके अंकों का योग करना हो जाएगी पागलपंती, तो आपने क्या करना है, 3 से जो संख्याएं कट रही हैं उनको काटते हुए चलना है। तो 9 कट रही है, 9 को काट दो, 3 कट रहा है, 3 को काट दो, उसके बाद 8 और 1 9, ये कट जाएगा, उसके बाद 6 कट जाएगा, उसके बाद 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, बचा क्या, ए बचा केवल। तो ए को हमें छोटे से छोटा लेना है, तो 3 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 3 ही होगी, समझ रहे ना। तो ये आपका ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बराबर 3 आ जाएगा। अब अगर ए बराबर 3 है और मेरे से जो पूछा है वो हम निकाल देते हैं हमसे पूछा है
a माइनस के 2 ब्रैकेट में a माइनस का 1 इंटू का a, ब्रैकेट में a प्लस का 1, ब्रैकेट में a प्लस का 2, ब्रैकेट में a प्लस का 3 और ब्रैकेट में a प्लस का 4 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। a बराबर क्या है 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और a है तो 3 और यहाँ पर 4 और 5 और 6 और 7, बस इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 120, 120 इंटू 6 सत्ते 42, ये कितना आ जाएगा 42 इंटू का 120 तो बराबर 0, 12 चौक 12 दूनी 24 और कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 12 चौक 48 और 2 50, ये आपका आंसर हो जाएगा 5040। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान था बहुत ज्यादा, बस समझनी थी चीजें, आपने कुछ नहीं था। 3 का रूल सबको पता है, डिवाइड कैसे होता है। चलिए, ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 8764A529 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 17 ब्रैकेट में 3a + 5 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 9 के लिए भी सेम रूल है कि संख्या, कोई भी संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या का डिजिट का जो सम है वो 9 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो जो भी संख्या इसमें 9 से डिवाइड होंगी वो हटाते चले जाएंगे, संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो 9 के पेयर बना के हटाते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 9 डिवाइड होगी 9 से, उसके बाद 7 और 2 9 होगी, 4 और 5 9 होगी, उसके बाद 8 और 6 14 है। 9 से डिवाइड करने के लिए मैं a को क्या ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ, 18 9 से डिवाइड होता है तो a बराबर 4 आ जाएगा। समझ रहे हो, a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अगर a बराबर 4 है तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 17 इंटू का 3 इंटू का 4 प्लस का 5, ये कितना आ जाएगा बेटा 17 इंटू का 4 तिया 12 और 5 17 बराबर 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 289। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसा फटाफट करना है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष अर्जित ब्याज 6,787 रुपए है और ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो राशि क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल मान लेना है 100। ठीक है ना, मैंने प्रिंसिपल मान लिया है कितना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या दे रखी है 10%। तो अगर मैं पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो पहले साल तो मेरे को इस 100 का 10% ही मिलेगा, तो इस 100 का 10% कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो पहले साल ब्याज मुझे 10 रुपए मिलेगा, अगले साल ब्याज मुझे 10 रुपए तो मिलेगा, ये जो ब्याज मुझे यहाँ पे मिला है इसका भी मुझे कितना मिलेगा 10% मिलेगा, मतलब कि 1 रुपया और मिलेगा। ठीक है, 1 रुपया होगा, यहाँ 1 रुपया और मिलेगा, टोटल कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा टोटल 11, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 11 आ जाएगा, रेड से लिख देते हैं 11 आ जाएगा। इस 11 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, दूसरे वर्ष का ब्याज 6787 दे रखी है। मेरे से कहा जा रहा है राशि क्या होगी, राशि हमने क्या मानी है 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अगर 11 की वैल्यू है तो 100 की कितनी आ जाएगी, 11 से काटो 11 छक्के 66, एक बचेगा 11 1 11 11 7 77, तो ये आपका कितना आ जाएगा 61,700। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करती हूँ ना, तो जब बोल रही होती ना जवान में लड़कर आ जाती है समझ लिया करो। ठीक है ना, चलिए ये आपका 100 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका 11 की वैल्यू थी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला नहीं रटना है, मैं इसलिए आपसे कहती हूँ चीजों को समझना सीखो, जब समझ जाओगे ना तो ट्रिक फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस है ना सिर्फ समझने के ऊपर ही सॉल्व हो पाएंगे, ट्रिक से आप नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो, तो क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, तब उसे सॉल्व करना है। चलो यहाँ आते हैं, किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर 3,630 रुपए प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या अपने आप में 100% होगी, 50% बढ़ा दी तो 150% होगी। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि 150% बराबर मेरे को 3,630 दे रखा है, संख्या अपने आप में 100% होगी तो 100% बराबर क्या है, ये मेरे से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो 50 से काट लो, 50 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, 50 से काटोगे तो 2 बार जाएगा। इसकी वैल्यू ये आपको दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, इसका 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और 0, इधर भी ऐसे जाएगा 2, ये 0 आ जाएगा, फिर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2, 2420 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2420 रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम लल्लू से सवाल है। ये कितना गुना है इसका, ये है आपका 1210 गुना।
तो इधर भी 1210 गुना हो जाएगा। चलो, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अर्धगोला, पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो मैं फॉर्मूले लिख पाऊंगी, ठीक है ना। ये मैंने एक अर्धगोला बनाया और ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसकी रेडियस, ठीक है ना। ये भी इधर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं कि वॉल्यूम मतलब कि आयतन कितना होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू इसका क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तीन फॉर्मूले आपको ये पता होने चाहिए इसमें। अब हमसे कहा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेडियस हमें बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 लिख जाओ बेटा, क्या हो गया भाई, चल जाओ कुछ तो हुआ है। अच्छा, ये बैठे थे इधर, आज इनवाइट हो ही गए हैं आप, हैं आ गई हैं आज ये घूमते घूमते। चलिए इधर आ जाओ। ये हमारे पास 3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि आपको ये दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो 2 से काट लेते हैं, 2 से 11 बच जाएगा, और 2 से 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7 इधर जाएगा, 7 7 49, मतलब कि 490, और आपका 6 सत्ते 42, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 13 के 3 और ये 5 बट्टे 11 तिया 33, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा इधर। अब आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 532/33। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसे हटा देते हैं थोड़ा सा, ये मेरे हाथ है ना, कुछ कुछ उल्टा सीधा कर ही देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है, 532/33, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना। देखो सभी क्वेश्चन 2024 के हैं, मुझे नहीं पता है आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बट मैं बस इतना चाहती हूँ आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होना चाहिए कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और आपके दिमाग में गलत फहमी है कि मेरे पेपर में नहीं आएगा, आ सकता है। चलिए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 12 और 22 से विभाज्य है। विभाज्य है तो देखो मेरे को क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम सभी संख्याओं से विभाज्य होता है, तो मुझे इन संख्याओं का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, ठीक है ना। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा, वैसे तो ऐसे निकालते रहोगे पागलपंती हो जाएगी। आपने ये देखना है, कोई भी एक बड़ी संख्या लेनी है, जैसे मैंने 88 ले लिया, मैंने क्या ले लिया 88। ये क्या है 8 दूनी 16, 8 इसमें आ गया, 2 बचा यहाँ से, तो 2 ले लो, ये भी गया ये भी गया। ये क्या है 4 तिया 12, 4 यहाँ पर आ गया है मेरा, 3 बच रहा है यहाँ पे, 3 ले लो। ये क्या है 11 दूनी 22, 11 यहाँ आ गया, 2 भी आ गया, कुछ नहीं बचा, छोड़ो बस बात खत्म, छोड़ो बस बात खत्म। ये कितना आ जाएगा, अरे हट जाओ रे बाबा, सही से हट जाओ, ये 3, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6, मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करेंगे इधर, तो 8 45 8 6 48, 48 इंटू 11 करोगे तो आपका 8 लास्ट में आएगा, एक ही रखा है 528, ठीक है ना। तो ये आपका 528 राइट आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 8 6 48, 8 एक ही में दे रखा था। ऐसे कर लो, आप कर लो मल्टीपल, तो बहुत बड़ा थोड़ी है, ऐसे करो, यहाँ से 3 दूनी 6 लिया, यहाँ से 8 लिया, फिर 11 बचा, तोड़ लिया करो ऐसे, 8 45 8 6 48 इंटू का 11 करो, 8 12 के 2 कैरी लेंगे 1, 528, बस बात खत्म, पैसा आ जाए, तोड़ लिया करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 549 मीटर लंबी ट्रेन 421 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को या किसी दूसरी ट्रेन को भी पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ उन सबकी लंबाई को भी पार करती है। तो जब ये ट्रेन इस सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी, साथ में सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी जो इस ट्रेन को चलनी है, वो आ जाएगी 970, ठीक है, 970 मीटर की दूरी इस ट्रेन को चलनी है। टाइम हमसे पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो हमारा जो समय होगा, समय क्या आ जाएगा, दूरी है हमारे पास 970 और चाल है हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में मुझे चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो मुझे 5/18 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 18 ऊपर ले जाते हैं।
अब इसे काट दो, 18 से इसको काटोगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 0 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 97 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 97 सेकेंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आप चाहते तो इसको चेंज कर सकते थे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते थे, 36 इंटू का 5/18, ठीक है ना। तो यहाँ से 18 से काटते 2 बार जाता और ये आपका 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाता। तो 970/10 रखते, 0 से 0 काटते, 97 सेकंड आपका समय आ जाता। कैसे भी कर लो आप, ऐसे कर लो वैसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं पता है चेंज करना तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटे से चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है 5/18 से। अगर हम मीटर प्रति सेकंड से चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें गुणा करना पड़ता है 18/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। पी क्यू आर का औसत भार 45 केजी है और क्यू आर का औसत भार 20 केजी है। पी का भार क्या होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत भार 45 केजी है, तो सम कितना आ जाएगा 45 इंटू 3 मतलब कि 135 केजी। क्यू प्लस आर का औसत भार 20 केजी है, तो सम कितना आ जाएगा 40 केजी। अब मेरे पास कौन बचा, पी बचा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 135 माइनस का 40 बराबर 95 केजी। दिस इज आंसर। पी का भार 95 केजी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख के करना है, आपने यहीं से कर लेना है, 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल डिफरेंस लेकर आंसर टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2880 रुपए हो जाती है, उसी धनराशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 3 वर्षों का ये मेरे को अमाउंट दे रखा है साधारण ब्याज से 20% की दर से, तो ब्याज क्या होता है, टाइम इंटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, ब्याज कितना मिला होगा 20% इंटू का 3 60% मिला होगा। तो ये जो मेरा अमाउंट है मैं क्या कह सकती हूँ कि 160% बन गया होगा। 100% यहां करती मैं 100% आपका प्रिंसिपल प्लस का 20 इंटू 30 3 60% आपका ब्याज, टोटल कितना आ जाएगा 160%। और इस 160% की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 2880। अब मुझसे कहा जा रहा है उसी धनराशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 20 इंटू 2 40%। तो 40% की वैल्यू क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 1/4 गुना है। कितना गुना है 1/4 गुना है, तो इधर भी कितना आ जाएगा 1/4 गुना आ जाएगा। 4 सत्ते 28 4 दूनी 8 720 रुपए साधारण ब्याज बन जाएगा। हमें जरूरत नहीं थी प्रिंसिपल निकालने की, हमने डायरेक्ट करा। इसलिए हम कहते हैं कि चीजों को समझना सीखो, रट्टा मारोगे तो उससे काम नहीं चलेगा बाबू, है ना। चलो, मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है आज, माफ कर देना कुछ गलत सलत निकल जाए तो, ठीक है ना। चलो, कभी कभी मैं भावना में बह जाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। यदि x बाई क्यू माइनस का बन के व्युत्क्रमानुपाती पाती है और बाई बराबर 3 होने पर 6 है, तो बाई बराबर 7 होने पर x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि बाई को जब हम 3 लेते हैं तब x 6 है, तो बाई को जब हम 7 लेंगे तो x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो x जो है वो बाई क्यू माइनस बन के व्युत्क्रमानुपाती पाती है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाई क्यू माइनस के बन के, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ कि x बराबर कॉमन रेशियो के ले लो और आपका बाई क्यू माइनस का वन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ये कॉमन रेशियो मान लो, कांस्टेंट मान लो, नियतांक वगैरह जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से बाई बराबर 3 लेने पर x जो है 6 आता है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो x 6 आता है, 6 बराबर क्या होगा k बट्टे 3 का क्यू करेंगे और माइनस का 1 करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका k बट्टे 27 में से जाएगा 26, ठीक है ना। मतलब 6 बराबर आपका ये आ रहा है। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा 26 इंटू 6, 6 दूनी 12 6 36 156 आ जाएगा। k अगर 156 है तो बाई बराबर 7 लेने पर x का मान क्या होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 156 और 7 का क्यू माइनस का 1 बराबर 156, 7 का क्यू 343 माइनस 1 करेंगे तो 342। अब इसे 6 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं।
तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 छक्के 36 और 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 26/57, 26/57। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। लल्लूएस्ट सवाल था, एकदम लल्लूएस्ट। एक स्कूल के खेलकूद में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। लड़कियों की संख्या 249 है, तो खेलकूद में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी। हमारे पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, गर्ल्स पहले हैं तो गर्ल्स पहले लिखेंगे। ठीक है, गर्ल्स है हमारे पास और बॉयज हैं, तो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं जिनका रेशियो मेरे को 1:5 दे रखा है। और लड़कियों की संख्या 249, एक की वैल्यू अगर 249 है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10, 1000 और 5 चौक 20, 1200 और 45, 1245। ये 1245 आपका आंसर हो जाएगा। लड़कों की संख्या 1245, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऐसे दिमाग में ना जल्दी थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखो। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम तक अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सीखना है, हर चीज को लिखना नहीं है, कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि उसे 190 रुपए का लाभ होता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 20% अधिक अंकित करा और फिर 15% की छूट दी है और 190 रुपए का उसको लाभ हुआ है, तो सीपी, एसपी और मार्क्स प्राइस मतलब कि एमपी। 20% अधिक अंकित करा है, मतलब सीपी अगर 100 होगा तो 120 इसने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, कितना लिख दिया है, 120। और बेचते समय उसने 15% की छूट दी है। यहाँ से मार्क्स प्राइस पे छूट हमेशा मार्क्स प्राइस पे दी जाती है, तो बेचा है कितने पर, 15% की छूट पर। यहाँ से धरा गए, मार्क्स प्राइस यहाँ भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लो रे बाबा, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका 120 आ जाएगा। अभी क्या हुआ है, बेचते समय इस पर छूट दी गई है कितने परसेंट की, 15% की। तो इसका 15% की छूट दी गई, 15% कितना होगा, 18। 10% 12, 5% 6, 18। तो 102 कितने बेचा गया है, 102 में। 102 में बेचा गया है। खरीदा कितने में था, 100 में। बेचा कितने में है, 102 में। लाभ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। इस 2 की वैल्यू मेरे को 190 दे रखी है। हमसे कहा जा रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है, 120। तो 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका 60 गुना, इसका भी 60 गुना, 19 छक्के 114 और 00। दिस इज आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 3 फर्नीचर वस्तुओं की औसत कीमत 15,855 रुपए है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो ये हमको औसत दे रखा है, औसत, और 3 वस्तुओं का रेशियो दे रखा है। औसत क्या होगा, रेशियो मेरे को 3x लिख लेती हूँ मैं, x बाद में मानूंगी, 3:5:7। अब देखो मेरे को एग्जैक्ट संख्या के साथ कैलकुलेशन करनी है, तो रेशियो को एक्स एक्स मान सकते हो। ठीक है, नहीं मानना चाहो तो भी हो जाएगा, मान लोगे तो गलती नहीं होगी बस। ठीक है, ये होता है। तो मैं यहाँ से x और x और x मान लेती हूँ। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15। तो 15x बट्टे 3 वस्तुएं 3 से भाग करेंगे, एवरेज बराबर ये आ जाएगा। ठीक है ना, एवरेज, एवरेज बराबर, तो ये आपका 15,855 ये मेरे को दे रखा है। ठीक है ना, एवरेज वैल्यू क्या होती है, कुल मूल्य बट्टे कुल वस्तुओं की संख्या। तो एवरेज मूल्य कुल मूल्य बट्टे कुल वस्तुओं की संख्या बराबर 15,855। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 3 से काटेंगे 5 बाद जाएगा और इस 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5। x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर आ गया 3171। तो हमसे कहा जा रहा है महंगी वस्तु, महंगी वस्तु कौन सी होगी, 7x। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, 7 एकन 7, 7 आएगा लास्ट में, एक मुझे रखा है 22,197। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खटाखट 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आगे भागते जाना है। ठीक है, चलिए, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसमें सोचें, क्वेश्चंस को पढ़े फिर सोचें कि कौन सी ट्रिक इसमें लगाऊं। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम हॉल में। पढ़ो, क्वेश्चंस को समझो, तुरंत सॉल्व करो। समान लंबाई वाली 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जो ट्रेन जल्दी जल्दी चल रही होगी वो स्लो वाली ट्रेन को पार करेगी। ठीक है ना, और दोनों की ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर बराबर है।
जब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चल रही होती हैं, ऐसे ऐसे चल रही होती हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है? दोनों चालों का डिफरेंस। ठीक है, मान लो कि आपका ये चल रही है आपका 112 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है ना, और ये चल रही है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्रति घंटा, ठीक है ना, प्रति घंटा। तो इसकी जो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, 112 माइनस का 20 बराबर कितना होगा? बराबर होगा आपका 8 और माइनस करना है तो 92, ठीक है ना, 92 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे से कहा जा रहा है लंबाई कितनी होगी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई बराबर क्या होता है? चाल इंटू का टाइम, ठीक है ना, जो आपको दे रखा है। तो मैंने कहा 2L, अपने जो रेलगाड़ी है ये भी L मीटर लंबी है और ये भी L मीटर लंबी है, तो 2L दूरी चली होगी इसने, दूरी बराबर क्या होगा बेटा? टाइम, टाइम कितना दे रखा है मेरे को? 45 सेकंड, इंटू चाल, चाल कितने दे रखी है मेरे को? 92, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है ये, तो मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमको मीटर में दे रखी है और टाइम हमको सेकंड में दे रखा है। तो 5/18 से में इसमें गुणा करना पड़ेगा। अभी 9 से काट सकते हैं, 9 से काटो इसको, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, फिर इस वाले 2 से इसको काटो, 2 चौका और 2 छिक्के 12, 5 25, 2L बराबर, यहाँ से और भी काट सकते हैं हम इसको, इस वाले 2 से और भी काट सकते हैं, 2 और 3, ठीक है ना, 5 25, L बराबर कितना आ जाएगा? 5 25 दूनी 50 और 575, ये आपका 575 मीटर लंबी ये आपकी ट्रेन आ जाएगी, ठीक है ना। प्रत्येक रेलगाड़ी कितनी लंबी होगी? 575 मीटर लंबी होगी। मैं दिमाग में ही कर लेती हूँ। अभी देखो यह क्या है, 5 25 5 आ गया, लास्ट में 5 आना था तो मैंने तुरंत ऐसे कर लिया था। वैसे भी कर सकते हो, 5 25 दूनी 50, 500 हो गया, 5 25 या 75, 575। हर चीज को लिखना नहीं है बाबा, लिखने में भी तो 5-10 सेकंड का समय जाता है ना, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, सीखना है आपने ये छोटे छोटे पॉइंट। चलो इधर और समझाऊं, और समझा, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू का टाइम, ठीक है ना, इनटू का टाइम। अब अगर आपको यहां से स्पीड चाहिए होगी तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे टाइम, अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे स्पीड, बस बात खत्म, पैसा आ जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, यात्रा की लंबाई क्या होगी? तो डी डिस्टेंस उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चली है और डी डिस्टेंस उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चली है और टाइम उसको 16 घंटे का लगा है। यहाँ से एलसीएम लोगे 150 आ जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार जाएगा 5D, इससे काटोगे 3 बार जाएगा 3D, बराबर कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, डी बराबर कितना आ गया 300, टोटल डिस्टेंस 2D होगी, 2D बराबर कितना आ जाएगा 600, बस बात खत्म। अब इसमें भी आप कोई ट्रिक लगा रहे होंगे, इतना भी लिखने की जरूरत थोड़ी थी इसमें, आप यहीं से कर सकते थे अपना आंसर। ये तो हम आपको लिख देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना नए नए जुड़े होते हैं, नए नए आए होते हैं, उनको बेसिक नहीं पता होता है, तो उनके लिए एक एक चीज लिखनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 41 संख्याओं का औसत 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है और अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27 है। यह शुरुआत से 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करूंगी, उसके बाद में अपना वाला तरीका आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो हमसे कहा जा रहा है कि 41 संख्याओं का एवरेज 33 हमको दे रखा है, सभी 41 संख्याएं टोटल, तो सम कितना आ जाएगा बेटा इनका सम आ जाएगा 41 तिया 123, कैरी लेंगे 12, 41 तिया 123 और 12 कितना आएगा बेटा 41 तिया 123 और आपको इसमें 12 ऐड करना है, तो ये आपका 5 और 3 और ये आपका 1353 आपका सम आ जाएगा टोटल। अब 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो 17वीं संख्या क्या आएगी, 17वीं संख्या आएगी आपकी, पहले 17 संख्याओं का औसत 41 है तो 17 इंटू 41 प्लस का बाद की 25 संख्याओं का औसत 27 है तो 25 इंटू का 27 माइनस कर दे इसमें से पहले 41, टोटल 41 संख्याओं का जो ये दे रखा है, 17 संख्या डबल काउंट हुई होगी तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1353, इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी 17वीं संख्या होगी इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी 19 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 19। अगर 17वीं संख्या 19 है तो 17वीं संख्या को हटा देंगे तो हमारे पास 40 संख्याएं बचेंगी, तो 40 संख्याओं का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा
1353 माइनस का 19, 19 माइनस करोगे तो 13 में से 9 जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आपका 1334। तो 40 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, सम बट्टे नंबर, मतलब कि 1334 बट्टे 40। सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12, फिर एक बचेगा 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 और 4 पन्ना 20, और ये आपका 33.35 आंसर हो जाएगा। 33.35 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 41 संख्याएं हैं, 41 संख्याएं, और उनका एवरेज मेरे को 33 दे रखा है। सम कितना आ गया, सम आ गया मेरे को 53, 13 और 53, ठीक है, 1353। तो 17वीं जो संख्या होगी, 17वीं संख्या, ठीक है, वो हमें निकालनी है। तो एवरेज क्या होता है, बीच में होता है। अगर मैं सभी संख्याओं को 33 33 33 33 मान लूं, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि सभी संख्याएं 33 33 33 ही थी, तो एवरेज भी उनका 33 ही रहेगा, समझ रहे हो ना। तो मैं मान लेती हूँ कि सभी संख्याएं अगर 33 33 हैं, तो 41 संख्याओं का एवरेज भी 33, 17 संख्याओं का एवरेज भी 33, 25 संख्याओं का एवरेज भी 33 ही होना चाहिए था, और 17वीं संख्या भी 33 होना चाहिए थी, ठीक है। मैं क्या समझा रही हूँ आपको कि 17 संख्याओं का एवरेज भी 33 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 41 है इनका। कितना अधिक है 33 से, तो आप कहोगे 7 और 1 8 अधिक है। 25 संख्याओं का एवरेज भी 33 होना चाहिए था, 25 संख्या लिखनी है मेरे को, 25 संख्या, 25 संख्याओं का एवरेज भी 33 होना चाहिए था, है कितना, 27 है। कितना अधिक है, कितना कम है, अधिक है नहीं, कम है ये, कितना, 3 और 3 6 कम है। तो जो 17वीं संख्या आएगी हमारे पास, 17वीं संख्या, 17वीं संख्या क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, 17वीं संख्या आएगी हमारे पास में। अब मैं सभी संख्याओं को 33 33 माना है, तो 17वीं संख्या 33 तो होगी, प्लस माइनस का यहाँ पे जो भी फर्क पड़ रहा होगा वो करेंगे हम। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अगर 8 ज्यादा है तो सम पे कितना फर्क पड़ रहा होगा, 17 8 136, और ये 6 कम है तो 25 छक्के 150, ये प्लस का है और ये माइनस की संख्या है, तो 150 से माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस का 14 करेंगे तो ये आपका 19। 17वीं संख्या कितनी आ गई, 19। अगर 17वीं संख्या 19 है तो 40 संख्याओं का सम, 40 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 40 संख्याओं का सम होगा 1353 माइनस का 19 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 1334। अगर 1334 सम है तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाती है। 1334 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 40 से भाग कर दो इसको, जगह नहीं तो ऐसे कर दिया मैंने, तो ये आपका कितना आ जाएगा 33.35, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहां से निकाल के ऐड भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलो, एक आदमी अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, 20% किराए पर खर्च करता है और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर देता है। यदि उसके पास 20,000 रुपए बचते हैं तो उसका वेतन कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 60% और 20% खर्च कर दिया, तो यहाँ पर 80% टोटल खर्च कर दिया, 20% बचा होगा। शेष वेतन में से भी 80% खर्च कर देता है तो फिर से 20% बचेगा। मतलब अगर मैं वेतन उसका एक्स मान लू, पेन आ जाओ बाबा रे, एक्स मान लू, तो 80% खर्च करने के बाद 20% बचा है, फिर से 80% खर्च करने के बाद 20% बचा है, और जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 20,000 रुपए। अगर ये 20,000 रुपए है तो 20 से इसको काटेंगे, आपका 1,000 आ जाएगा, फिर इससे इसको काटेंगे 5 बार, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 लाख। आप इसके पीछे 5 जीरो चिपकाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एकदम लल्लुएस्ट वाला सवाल था ये। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 40 दिन में। टोटल वर्क इनका एलसीएम 40, 10 से काटोगे 4 बार जाएगा, 40 से काटोगे 1 बार जाएगा। इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, टोटल वर्क बट्टे इफिशियंसी 5, 1 बट्टे 40, दिस इज आंसर। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक लाइन का सवाल होता है ये। आपकी और ट्रिक भी होती होगी, लेकिन तरीके से करा करो, ठीक है ना। अभी इसमें कुछ और भी बोल दिया जाता तो फिर आपकी ट्रिक नहीं लगती, समझ रहे हो ना, इसलिए तरीका समझना है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित 2 समांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी तथा वृत्त की त्रिज्या 5 रूट के 13 सेंटीमीटर है। जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगी। अरे भाई हो जाओ सही, अरे रे क्या है भाई, ये इधर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब 2 जीवाएं हैं 12 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर लंबी। अब कौन सी पहले बनानी है, जो जीवा जितनी बड़ी होगी वो सेंटर के उतना नजदीक होगी।
तो बड़ी वाली जीवा 20 सेंटीमीटर वाली जो जीवा है वो सेंटर के नजदीक होगी। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देती हूँ। मान लो कि ये जीवा आपकी कुछ नाम नहीं दे रखे हैं तो मैं ही मान लेती हूँ ए बी है। ठीक है ना, ए बी है और ये ए बी बराबर कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, दूसरी जीवा जो 12 सेंटीमीटर दे रखी है मैं उसको ये वाली मान लेती हूँ। ठीक है ना, एम एन मान लेती हूँ, एम एन मान सकते हैं ना, दे नहीं रखा है, मैं अपनी तरफ से मान रही हूँ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, नाम नहीं दे रखे हैं, मैं मान रही हूँ अपनी तरफ से। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। और ये आर बराबर आपको क्या दे रखा है, आर बराबर आपको दे रखा है 5√13 ये दे रखा है। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस। तो मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, इधर भी ऐसे मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा 90 डिग्री इधर, और इधर भी ऐसे मिला दूं इधर तो यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री इधर। मेरे से ये वाली डिस्टेंस जो है पूछिए। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पूछिए, हम क्या लगा सकते हैं इसमें। अब ये है रेडियस, ये पूरा अगर 20 है और सेंटर से ऐसे मिलाएंगे तो ये आधा आधा बांटेगा, आधा इधर आधा इधर। ठीक है ना, ये भी इधर और इधर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 तो बाकी का 10 ये, यहाँ से यहाँ तक 6 तो बाकी का 6 ये। अब यहाँ से जो हमारा रेडियस का स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, मतलब कि इसका स्क्वायर बराबर, मान लो कि ये आपका ओ पॉइंट है, ओ। ठीक है ना, क्या पॉइंट है, ओ। मैं आपको बहुत ढंग से समझा रही हूँ, ये ओ है और ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। ठीक है ना, ओ पी क्यू मैंने मान लिए। तो यहाँ से जो रेडियस का स्क्वायर होगा इसके बराबर ओ पी का स्क्वायर पी ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। यहाँ से मैं ये कह रही हूँ कि आर का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस का पी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से आर का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 13 कितना आ जाएगा 250 और 25 दिया 75, 325, 325 इधर ले ले, इधर यहाँ से ले लेते हैं। 325 बराबर कितना आ जाएगा, ओ पी को हम ओपी रहने देते हैं, ओ पी प्लस का पी ए कितना है 10 तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ओ पी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 100 इधर आएगा 225 और 225 का मतलब क्या होगा 15। ये वाला डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, ये डिस्टेंस आ गई आपकी 15। ये अगर 15 है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं देखूं, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो इसमें आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू एम का स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ ना। ठीक है ना, तो आर का स्क्वायर मैंने करा 325 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा, ये 6 6 36। तो यहाँ से ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये जो ओ क्यू है इसके बराबर अंडर रूट का 36 इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 289, 289, 289 का मतलब क्या होगा 17, ये आपका 17 आ जाएगा। ठीक है ना, 15 और 17 मेरे को डिफरेंस पूछा है, यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 17, तो ये दो आ जाएंगे, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे से ये वाला डिस्टेंस पूछे तो ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाला डिस्टेंस को इसको मैं लिख सकती हूँ ओ क्यू माइनस का ओ पी, ये लिख सकती हूँ ना। तो ओ क्यू कितना आया है 17, ओ पी कितना है 15 बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तरीके से करा है, वैसे तो एक लाइन का सवाल होता है। ठीक है ना, मैं तरीके से आपको करके बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ रे बाबा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 है, आयतन क्या होगा। घन, घन बना देते हैं सबसे पहले, आपको फॉर्मूले भी थोड़ा सा याद करवा देते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया एक घन, घन जैसा बन जाओ भाई, घन बना रहे हैं, घनाभ नहीं बना रहे हैं। हमारे हाथ है ना, एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते, तो मैंने ये बना दिया एक अच्छा सा घन। ठीक है, अभी देखो इसको मिला देते हैं इधर, अभी देखने में एकदम बढ़िया मस्त वाला लगेगा। ये देखो मैंने घन बना दिया। ठीक है ना, इसके सभी साइड बराबर बराबर घन है तो सभी साइड क्या होंगी बराबर बराबर, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मतलब कि आयतन की बात करूं, तो वॉल्यूम क्या आता है इसका, ए क्यू आता है। इसके अगर मैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूं, उसको हम सीएसए या एलएसए भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एलएसए या फिर सीएसए कुछ भी कह लो आप, एक ही बात होती है। ठीक है ना, सीएसए कर्व सरफेस एरिया के लिए लगता है, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, तो इसके लिए एलएसए ही बोलेंगे। ठीक है ना, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे, अभी मैं लिख दूंगी। ठीक है ना,
तो ये होता है आपका 4a²। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6a²। इसमें इसका एक विकर्ण भी होता है, डायगोनल भी होता है। कहाँ लिखें, जगह तो हमने छोड़ी नहीं है, छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, फिर आ जाएगा ये सारी चीजें। यहाँ लिखते हैं हम एल एस ए, और एल एस ए होता है आपका 4a²। यहाँ लिखते हैं हम टी एस ए, और टी एस ए होता है आपका 6a²। और यहाँ हम लिखते हैं डायगोनल, मतलब कि विकर्ण। अब आ जाएगा ये डायगोनल मतलब कि विकर्ण, वो होता है a√q। ये फॉर्मूले आपको 4 याद होने चाहिए। विकर्ण क्या होता है, इस वाले कोने से लास्ट वाले कोने पे यहाँ पे ले जाएं, मिला दें, यही विकर्ण होता है, ठीक है। अभी मैं क्या समझा रही थी आपको कि मैं क्या लिख दूंगी, हाँ एलएसए, एलएसए की फुल फॉर्म किधर लिख दें, इधर ही लिख देते हैं। एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, अरे रे क्या हो रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में रहने देती हूँ। ये इसका हिंदी बोलते हैं। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बोला जाए तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये लगा सकती हूँ यहाँ से 6a² बराबर 486 हमें दे रखा है। यहाँ से a² बराबर 6 अट्ठे और 6 कन 6, 81 आ जाएगा। 81 है तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है। a बराबर 9 है तो हमसे पूछा है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, आयतन। आयतन क्या होगा, AQ, और AQ मतलब कि आपका 9 का Q बराबर 729। ये आपका आंसर आ जाएगा, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीईएफ के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा डीई 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब भी सिमिलरिटी की हम बात करते हैं, सिमिलरिटी, ठीक है, किसकी बात करते हैं, सिमिलरिटी की, तो उसमें क्या होता है, अगर परिमाप है तो साइड के रेशियो में चलता है, एरिया है तो साइड के स्क्वायर के रेशियो में चलता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। सिमिलरिटी की बात हो रही है तो ये जो आपका शीर्ष दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, इसी हिसाब से लिखना है। जैसे ए है तो ए के ए यहाँ लिया तो डी हम यहाँ लेंगे, ठीक है ना। वर्टेक्स का विशेष ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के आप कुछ भी रख दोगे तो फिर सिमिलरिटी नहीं लगेगी। जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा ही करना है आपने, ठीक है। अपने मन से डी को यहाँ लिख लेना, ई को यहाँ लिख लेना, एफ को वहां लिख देना, ये नहीं करेंगे आप, ओके। अगर आपने ए यहाँ पे लिखा है तो डी आप यहाँ लिखेंगे, बी आपने यहाँ लिखा है तो ई आप यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ है तो बी यहाँ लिख दिया, तो यहाँ ई है तो ई आप यहाँ लिखेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की, ठीक है ना, किसकी बात करूं मैं, परिमाप की, तो परिमाप ट्रायंगल एबीसी बट्टे ट्रायंगल डीईएफ बराबर क्या होगा, वो होगा साइड का रेशियो AB बट्टे DE बराबर BC, इनके रेशियो में चलेगा, ठीक है। वैसे अगर परिमाप निकालोगे तो इनका ऐड हो जाएगा, बट रेशियो की बात करें, रेशियो में चलेगा तो BC बट्टे EF बराबर CA बट्टे FD, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ट्रायंगल ABC बट्टे ट्रायंगल DEF, तो क्या आएगा, तो AB बट्टे DE का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टे EF का होल स्क्वायर बराबर CA बट्टे FD का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इन पे हाइट मीडियन डली होती तो उसका भी होल स्क्वायर कर देते हम ऐसे, लेकिन अभी नहीं, उस पर बाद में जाएंगे। जब ज्योमेट्री में कल से आज से शुरू कर दूंगी, ज्योमेट्री में सिखाऊंगी तब करूंगी, ठीक है। अभी यहाँ तक बहुत है, फिर हम बहुत ज्यादा डीप चले जाएंगे, यहाँ से भटक जाएंगे। तो मेरे को दे रखा है इनका परिमाप। अब देखो इसका परिमाप है 24 और इसका परिमाप है 9, और हमसे कहा जा रहा है कि DE जो है 3 है, DE ये वाली साइड मेरे को 3 दे रखी है, ये वाली साइड मेरे को 3 दे रखी है, तो मैं परिमाप के लिए ये वाली साइड लूंगी अब इसमें, ठीक है ना। सिमिलरिटी का मतलब साइड का विशेष ध्यान रखना है। तो ये 3 है और इसका पेरीमीटर, सभी साइड का पेरीमीटर मुझे दे रखा है कितना, 9। अब 3 की वैल्यू 9 है
और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 24। तो साइड क्या होगी 8, 8 दिया 24, ठीक है ना। ये इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो इसका ये भी कितना होगा 3 गुना। साइड कितनी आ गई मेरे पास 8 आ गई। मेरे से पूछा है एरिया, इधर ले लू एरिया। एरिया कितना आ जाएगा 8/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 8 64 और 3 त्रिका 9, 64 और 9 कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए, या आप यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो, पेरीमीटर भी लिख सकते हो। यहाँ पर पेरीमीटर पे यहाँ नीचे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ना। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा आपका 3/AB बराबर क्या दे रखा था आपको 9/24। तो यहाँ से 3 त्रिका 9 और 3 8 24, तो ये AB कितना आ गया, AB आपका 8 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, AB आपका 8 आ गया, तो एरिया 8/3 का होल क्यों कर दिया क्या मैंने, अरे बाप रे, हे भगवान क्या कर देती हूँ मैं, है ये मेरे हाथ कुछ भी कर देते हैं। बाबा सही से लिखना, 8/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 64/9, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा है। तो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये तो सही है। समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, लेकिन हमेशा वृत्त के केंद्र पर समान कोण नहीं बनाती, नहीं। समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगी और समान कोण भी बनाएंगी, तो ये तो गलत हो गया। ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, ये सही है। क्या हो गया भाई, तुमको क्या हो गया, तुम ऐसे मत करा करो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया, एक सर्कल बनाया और अच्छा सा बना देते हैं भाई, ये आपका सर्कल बना दिया, इसको स्पर्श करते हुए मैंने एक और सर्कल बना दिया, छोटा बना दो बड़ा बना दो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो सेंटर को मिलाने वाली रेखा ये बीच से मिडिल से होकर गुजरेगी, हमसे कहा जा रहा है ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। ये जो संपर्क बिंदु है जहाँ पे टच कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, ये सही है। अगर मैं इसको समझाऊं, इस वाली लाइन को समझाऊं, तो ये लाइन ये कह रही है कि दो वृत्त हैं, अरे दो वृत्त नहीं, एक वृत्त है, ठीक है ना। और समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। समान जीवाएं हैं तो समान वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर ही स्थित होंगी। मान लो एक की जीवा ये वाली है और एक जीवा ये वाली है, और इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ, इसको मैं एम मान लेती हूँ, इसको मैं एन मान लेती हूँ, और मेरे से कहा गया है कि ए बी बराबर एन एम है, एम एन, ठीक है, एम एन है, एम एन है, ऐसा मेरे से कहा गया है कि ए बी बराबर एम एन है। अगर ए बी बराबर एम एन है तो ये जो जीवाएं हैं वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएंगी वो बराबर बराबर ही बनाएंगी, क्योंकि ये रेडियस सब बराबर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, बराबर बराबर कोण बनाएंगे, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाएंगे, ठीक है। वृत्त के एक ही खंड पर चाप द्वारा अंतरित कोण 2:1 का अनुपात में होता है, नहीं रे बाबा ऐसा नहीं होता है। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, नहीं। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का, कोई भी चतुर्भुज है उसके कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये होता तो ये सही होता। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि एक हमने सर्कल बनाया और इसके अंदर हमने एक क्या बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज, सर्कल के अंदर अगर हम कोई चतुर्भुज बना देते हैं तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, सभी वर्टेक्स को टच करते हुए। तो यहाँ पर मान लो ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर, ये मैं ऐसे नहीं कर सकती, बराबर नहीं बना सकती, इनको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा, ऐसे होता है चक्रीय चतुर्भुज में। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री आपका रहेगा, ठीक है जी। चलिए, एक स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में वो सब भूल जाओ। छात्रों की कुल संख्या 5000 है। दाएं तरफ के वृत्त का आलेख लड़कियों की संख्या को दर्शाता है जो कि 1550 है, और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का कितना % है। क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या ये 22% है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे 22% आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्राफ्ट, ठीक है, मैं सही से लिख देती हूँ।
मुझे लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने क्राफ्ट, और ये है आपका 22%। क्राफ्ट में लड़कियों की संख्या 22% है। तो कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है? तो ये क्या है, यहाँ पर 1500 है, 1550 टोटल। और कुल छात्र, टोटल छात्र कितने हैं? 5000, ठीक है ना, 5000 टोटल छात्र। टोटल छात्र हमारे पास 5000। 5000 बाबा रे, 50,000 नहीं करना। ये मेरे हाथ है ना, कुछ भी करते हैं सच में, कुछ भी। अभी देखो मेरे को चाहिए 1550 का 22% पहले। तो 1550 का 22% मेरे को चाहिए पहले, तभी बता सकती हूँ कुल का कितना परसेंट होगा ये। तो यहाँ से 0 से 0, और आपका कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, 310 इंटू का 11। तो 0 और आपका 1, 4 और 3, और 0 से 0 काटेंगे तो 341। ये आपका कितना आ जाएगा? 341। मैं 341 ही लिख देती हूँ सीधा इसको। 341 ये आपकी लड़कियां आ जाएंगी, ठीक है ना, क्राफ्ट वाली। अब कुल का ये कितना परसेंट है ये मेरे से कहा जा रहा है। मैं 5000 का कितना परसेंट है ये मेरे से, कुल छात्रों का कितना परसेंट है ये मेरे से कहा जा रहा है। तो 341 जो है ये 5000 का कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से 00 से 00, 5 से काटो इसको। 5 छिक्के 30, 5 40, और 5 दूनी 10, और एक यहाँ पे भी है। तो 6.82% ये आपका आंसर आ जाएगा। 6.82% ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको बाबा। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। यदि कोसेक ए बराबर 2√2 है तो साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये हमने एबीसी बनाया, एबीसी, ठीक है ना। ये हमारा एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया, जो कि बी पर क्या है, समकोण है। ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा। और हमको दे रखा है कोसेक ए बराबर 2√2। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि ये जो आपका कोसेक ए लिखा हुआ है, अच्छा कोसेक ए लिखा है ए, तो ए के सामने की जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी। ये वाले एंगल की बात हो रही है भाई, तो ये वाला 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कोसेक ए बराबर 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं बट्टे में 1 भी कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2√2 हाइपोटेन्यूज बट्टे परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर का काम करती है, ठीक है। लिख लेना इस पॉइंट को, मैं यहाँ लिख देती हूँ। पॉइंट बना लो, इंपोर्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनसे गलतियां होने के चांस हो जाएंगे। उसको परपेंडिकुलर, उसको बेस, हाइपोटेन्यूज लिखेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस एंगल, मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ, आप अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। जिस एंगल की बात की जाती है, जिस एंगल की बात की जाए, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाली, ऐसे लिखो। जो एंगल हम लेते हैं, अरे रे हो जाओ बाबा, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा, मेरी भाषा में है ये, ठीक है, किताबी भाषा में मुझे नहीं पता। जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हमेशा परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाती है। परपेंडिकुलर कहलाती है, होती है, ठीक है। कहलाती का मतलब होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये तो हमने एंगल ए लिया है, तो एंगल ए के सामने की साइड अभी परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है ना। अभी देखो एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के सामने की वजह फिर ये वाली परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो यहां से मैंने ये रेशियो लिया कि ये 1 है और ये कितना है, 2√2 है। रेशियो ले लिया, मैंने निकाल लिया वहां से। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो √7। ये वाली साइड √7 हमारी आ जाएगी। √7 हट जाओ भाई, ठीक से लिख जाओ, √7 ये आ जाएगी। अब मेरे से पूछा है साइन ए, मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है साइन ए, मैं यहां लिख देती हूँ साइन ए इंटू का कॉस सी, साइन ए और कॉस सी प्लस का कॉस ए और साइन सी, ये मेरे से पूछा है, ठीक है। तो साइन ए की बात करूंगी, एंगल ए की बात हो रही है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज 1/2√2।
इंटू का कॉस सी की बात हो रही है, कॉस थीटा बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनियस। तो अभी इसके सामने की ये परपेंडिकुलर, बेस ये बच जाएगा, तो 1/2 √2 प्लस का कॉस ए, कॉस ए अब ये लिया मैंने एंगल, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी साइड, और ये वाली बेस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये √7 बट्टे 2 √2 इंटू का साइन सी, साइन सी लिया, तो अब ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस 2 √2। समझ रहे हो ना, ऐसे करना है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 प्लस का ऊपर 7 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करोगे 8/8 मतलब कि 1 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ कुछ चीजें, जैसे कि आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बट्टे हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, पहले मेरे को ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा ना, नया पेज ले लेते हैं, चलो ठीक है, चलो नया पेज ऐड करते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाया, बन जाओ भाई, सही से बच्चों को समझा देते हैं, थोड़ा सा कुछ को नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है ना। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस। ये वाला एंगल हम ले लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो अब मैं यहां से अगर ऐसे लिखूं, साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर बेस बट्टे हाइपोटेनियस। टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर बट्टे बेस। कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉट थीटा बराबर आपका बेस बट्टे परपेंडिकुलर। ठीक है, इधर लिख देती हूँ बाकी का, चलो उधर ही लिख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, पास पास हो जाएगा, इधर लिख देती हूँ। कॉट थीटा की अगर हम बात करेंगे तो बेस बट्टे परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ से सेक थीटा की बात करूं, सेक थीटा, कोसेक ले लेते हैं पहले, चलो कोसेक, कोसेक थीटा की अगर बात करूं तो हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनियस बट्टे बेस। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाता है, 1/कोसेक थीटा आ जाता है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा आ जाता है, तो देखो साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा हो गया, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया, ठीक है ना। ये 1 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे ऐसे ही आपका कॉस और सेक का रहता है, कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा हो जाता है। ऐसे ही आपका ये रहता है टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा, और टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा बराबर आपका 1 आ जाता है, तो यहाँ से केवल टेन थीटा की बात करेंगे कितना आ जाएगा, 1/कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आप ऐसे याद कर लेंगे, बेसिक बेसिक से पॉइंट है बहुत ज्यादा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, चलिए यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी आपका होता है, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा भी आपका होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, यदि पी क्यू और पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं और क्यू ओ आर 150 डिग्री है, तो क्यू पी आर का मान कितना होगा। एक मैंने बनाया सर्कल और इसकी 2 स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर, तो पी यहां कहीं होगा, और यहां से मैं ऐसे बना दूं इसको, और इसको ऐसे बना दूं, तो इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू और पी आर, जो कि यहाँ स्पर्श करती हैं। सेंटर पॉइंट इसका ओ है, इसको मैंने ऐसे मिलाया, इसको मैंने ऐसे मिलाया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 150 डिग्री का है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो एंगल ओ, ये क्या सेंटर ओ है हमारा, ठीक है ना। तो एंगल ओ प्लस का एंगल पी बराबर 180 डिग्री होता है, आमने सामने के कोणों का योग, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी। तो ये अगर 150 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री का आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं समझाती हूँ, घबराना नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने इसे सॉल्व कर दिया, अब मैं आपको समझाती हूँ।
ये मैंने एक सर्कल बनाया और यहां से मैंने P बनाया और यहां से मैंने एक दो स्पर्श रेखाएं ऐसे ऐसे बनाई। स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, एक ही पॉइंट से बना रहे हैं तो बराबर बराबर की होंगी, ठीक है ना। कैसी होंगी, बराबर बराबर की होंगी। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और मैंने ऐसे ऐसे इसको मिला दिया। ये मान लो A है और ये मान लो B है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लो ये x है, x, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 180 डिग्री माइनस का x का। अगर हमसे ये पूछा होता, ये अगर मैं इसको परिधि पर ऐसे ऐसे से मिला दूं, ये भी कभी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला एंगल भी पूछा जा सकता है। तो इस वाले एंगल का ये एंगल हमेशा डबल होता है, तो ये डबल है तो ये इसका आधा होगा, मतलब ये x/2 होगा, ठीक है ना। ये याद कर लेना, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए इतना याद रखना बस। चलो, एक दुकानदार तेल की कीमत 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब मशीन का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यह दुकानदार 32% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 100 की चीज को पहले तो उसने 140 अंकित कर दिया और एक खराब मशीन का उपयोग करता है, 15% कम मापती है, दुकानदार इस पर 32% की छूट भी देता है। इस पर 32% की छूट भी देता है। ये 32% छूट देने के बाद कितना बचेगा भाई, 32% की छूट देने के बाद बचेगा ये 14 दूनी 28, 68% बचेगा, ठीक है ना। 68% निकाल दो इसका, तो 14 अट्ठे 112 कैरी लेंगे, कितना आ जाएगा 11, 14 छिक्के 84 और 11 कितना होगा 5 और 9, ये आपका 95.2 आ जाएगा 32% माइनस करने के बाद। 68% बचेगा। अगर 32% छूट दे देंगे तो ये 68% लिख दो, चलो यहाँ पर, ठीक है ना। अगर 32% छूट दी है तो 68% बचेगा और 68% इसका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये बचेगा। अब होता क्या है, ये 15% कम मापता है, ये 100 रुपए की चीज को 95.2 में दे रहा है, लेकिन वो 100 ग्राम की जगह पर वजन कितना दे रहा है बेटा, 15% कम दे रहा है, 15% कम दे रहा है। इसका मतलब दे कितना रहा है, 85% दे रहा है। कितना दे रहा है, 85%। अब तो 100 पे काम करो तो 85 ही बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 32% ही लिखती हूँ क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा दिया है ना मैंने, तो यहाँ पर 32% ही माइनस करके आपका ये बचेगा, ऐसे आप याद रखेंगे। अभी देखो 85 ग्राम उसके पास से जा रहा है, उसके लिए वसूल कितना रहा है 95.2, तो बचत कितने की कर रहा है, ये बचत कर रहा है 10.2 की, किस पर, 85 पर। तो यही मेरे से परसेंटेज में पूछा है, बस ये मुझे परसेंटेज बताना है। 17 पंजू 85, 17 छिक्के 102, तो ये 0 ये आ जाएगा, इससे ये हटेगा और ये 0 लगाएंगे तो बराबर 12% का प्रॉफिट होगा और ये क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट। चलिए, राधिका ने एक बैंक के कैशियर से 1845 मूल्य के चेक के बदले सिक्के मांगे। कैशियर ने उसे 3:5:7 के अनुपात में 5, 10, 20 के सिक्कों वाला एक पैकेट दिया। उसे मिले सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के हैं, जिनका सिक्कों का रेशियो, कॉइन्स का रेशियो मेरे को दे रखा है 3:5:7, ठीक है, ये दे रखा है। ये रुपए है, रुपए 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, ठीक है ना। अब देखो मूल्य कितना आ जाएगा, जो वैल्यू होगी, वैल्यू कॉइन है मेरे पास, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी, वैल्यू देखो 5 रुपए के 3 सिक्के मान लो, रेशियो है x, मान लो एग्जैक्ट संख्या के साथ आपको मल्टीपल करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एग्जैक्ट संख्या के साथ जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो रेशियो में x मान लेते हैं, गलती होने के चांस नहीं रहते फिर हमारे। तो ये 5 दिया 15, टोटल बनेगा यहाँ पर 15x, यहाँ पर 50x और यहाँ पर 7 दूनी 14, 140x। इनको मैंने करा ऐड करा तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 90 और 205x बराबर मुझे दे रखा है 1845। मुझसे पूछा है सबसे छोटे सिक्के का मूल्य क्या होगा। सबसे छोटा सिक्का मेरे पास 5 का है, कुल मूल्य कितना है इसका 15x है, तो मेरे से 15x की वैल्यू पूछिए बेटा। 15x बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, तो 9 गुना है, 9 पंजे 45 और ये दोनों 18, 9 गुना है तो 15 नंबर 135, ये 135 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इधर भी कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ऊपर 9 गुना तो इधर भी 9 गुना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान से सवाल है बहुत। चलो,
किसी धनराशि पर 2 सही 6/7% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? जब भी साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा टाइम हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी है? 6 दूनी 7 दूनी 14 और 6 20/7%। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 20/7 इंटू का 100, तो ये 20/100 1/35। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/35, तो टाइम कितना आ जाएगा? उल्टा 35/1। टाइम कितना आ जाएगा? 35/1 बराबर 35। बस ये आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने माना प्रिंसिपल 100 रुपए है और साधारण ब्याज जो मिलता है, एसआई जो मिलती है वो भी 100 रुपए है, ठीक है ना। साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर है, तो ये भी 100 रुपए है। तो 100 रुपए पर क्या है? ब्याज कितनी है? 20/7%। 20/7% है 100 इंटू टाइम बराबर ब्याज कितना मिल रहा है? 100। यहाँ से 100 से 100 क्या होगा? कट जाएगा, और 20/100 और टी बराबर कितना आ जाएगा? 7×35। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसा भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की गई और तत्पश्चात 50% की वृद्धि की गई तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? ये हमसे कहा जा रहा है, कितने प्रतिशत की हानि होगी। मान लो उसका वेतन पहले 100 रुपए था, 50% की हमने क्या कर दी? कमी कर दी, तो कितना बचा होगा बेटा उसके पास? 50 बचा होगा। अब जो 50 आया है इसमें क्या कर दिया? 50% हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना। यहां से कर लेते हैं, चलो इसको 50 रहने देते हैं। अब जो 50 आया है हमारे पास में, यहां से ऐसे करते हैं, ये जो 50 आया है हमारे पास में, इसमें क्या कर दिया? 50% बढ़ा दिया। इसका 50% 25 कितना हो जाएगा? 75। ये 75 और ये 100 क्या हुआ बेटा? कम हो गया कितना? 25। तो 100 पे कैंसिल हो रही है, 25% ही आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 25% की कमी। अभी देखो इसके लिए ट्रिक भी होती है, सक्सेसिव इफेक्ट लगा सकते हैं। तो टोटल कमी क्या आ जाएगी? 50% पहले बढ़ाया, जब भी x% बढ़ाया जाए और x% घटाया जाए, जब भी x% बढ़ाया जाए और x% ही घटाया जाए, तो हमेशा क्या होता है? कमी या लॉस, डिक्रीज होता है। हमेशा ऐसे कर लो, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज डिक्रीज कितना होता है? x²/100, ठीक है ना। परसेंटेज डिक्रीज बराबर x²/100। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25%। 25% का डिक्रीज हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां से परसेंटेज हटा करके इधर लगाओ परसेंटेज, ये ठीक है। चलिए, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में एक सबसे बड़ा संभावित गोला बनाया गया है, इसका आयतन क्या होगा? अब देखो इसको थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसका आयतन लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, मैनेज करना। इसका आयतन क्या होगा? तो एक घन है, उसमें सबसे बड़ा गोला रखा गया है, तो गोले का जो व्यास होगा घन की भुजा हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको फिगर बना के भी दिखा देती हूँ। ये मैंने एक फिगर बनाया, पहले मैं बना रही हूँ घन, उस घन में रखूंगी मैं एक गोला, ठीक है। ये मैंने एक घन बना दिया। अभी इसमें मुझे क्या रखना है? गोला रखना है, गोला। तो मैंने ऐसे ऐसे लिया, इसको ऐसे ऐसे करके ये बना दिया। अब इस घन की जो भी साइड होगी है, इसकी रेडियस भी होगी, ठीक है ना। ये जो इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा और इस साइड से टच करेंगे, रेडियस घन की साइड का आधा रेडियस, ठीक है ना। घन की साइड का आधा क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। घन की साइड के बराबर इसका व्यास हो जाएगा, व्यास। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इधर भी रेडियस। तो मैं कह सकती हूँ कि 2r बराबर कितना आ जाएगा आपका? 14। r बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7। हमसे क्या कहा जा रहा है? इसका आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन मैंने बहुत बार आपको लिखवाया है, ठीक है ना, स्फीयर। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, ये होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r3 7 इंटू का 7 इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा? ये वाला आएगा, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। सॉल्व करना, 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, घन के बारे में लिखवा दिया है, गोला के बारे में लिखवा दिया है। गोला के बारे में एक बार और लिखवा देती हूँ, स्फीयर गोला के बारे में, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इसका मैंने यहाँ लिखवा दिया है, फिर से और लिखवा देती हूँ। चलो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3। इसका CSA की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, तो 4 पाई r², और यही इसका TSA भी होता है, 4 पाई r²।
ठीक है, चलिए सी ऐसे बराबर टी ऐसे। यदि बाई प्लस 1 बाई बराबर 4 है, बाई की पावर 6 प्लस 1 बाई की पावर 6 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मेरे को स्क्वायर करके क्यों कर दूंगी, तो बाई की पावर 6 आ जाएगी मेरे पास, है ना। तो पहले स्क्वायर कर देते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस के 2, तो 1 बाई का होल स्क्वायर माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, 14 का 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस के तो 2 करेंगे तो 14, ये आपका 14 आ जाएगा। अभी आगे हमारे पास 14 और मेरे को बाई की पावर 6 में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं मैं क्यूब क्यों लगा दे रही हूँ यहाँ पे, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे हाथ से, ये मत हो भाई, गलत बात है बहुत, ऐसा नहीं करना, बहुत गलत बात है। मेरे को चाहिए बाई की पावर 6 प्लस का 1 बाई की पावर 6, ठीक है। देखो मेरे हाथ है ना, कुछ कुछ बना देते हैं ऐसे, ध्यान से, है ना। बाई की पावर 6 प्लस 1 बाई की पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब कर देती हूँ मैं इसका, ठीक है ना। इसके बराबर इसका क्यूब करूंगी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसका क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, ये लिखूंगी बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर का होल क्यूब माइनस के 3 ए बी से कट जाएगा ये, ब्रैकेट में बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके बराबर। अभी यहां से मेरे को क्यू करना है 14 का क्यू माइनस का 3 स्क्वायर 14 बराबर 14 का क्यू कितना आता है भाई, 2744 माइनस का 14 तिया 42, ये कितना आ जाएगा 2 और ये 0 और ये 2702, ये आपका आंसर हो जाएगा 2702। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेना, नहीं हो तो चलो। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 98 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो बेटा, कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में अंदर भी एक ब्रैकेट बनाएंगे छोटा सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ठीक है। ये अब यहां से इसकी वैल्यू मेरे को 98 दे रखी है, तो 98 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा है, ब्रैकेट में ले जाएंगे 14 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 3ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए करेंगे, ठीक है जी। यहां से 14 सत्ते 98, 7 बार काट देंगे, फिर ये कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196, ये इधर आएगा, तो मैं यहां से लिख सकती हूँ 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर 196 माइनस का 7 बराबर 189, ठीक है ना। अब यहां से 3 से इसको काटो, 3 18 3 का 9, कितना आ गया 63, इसके बराबर 63 आ गया। मैं अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी, ये आता है ना, ठीक है। आता है कि नहीं, आप कहेंगे आता है मैम। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे पास 14 है, 14 का स्क्वायर करूंगी 196 आ जाएगा, 196 और ये वाली वैल्यू मेरे को चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 और इसकी वैल्यू मेरे पास 63 आई है, तो 63 ये आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर 196 माइनस का ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 126, ये आपका कितना आ जाएगा भाई 0 और 7 70 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये आपका एक फॉर्मूला अलग से हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला अलग से हो गया। चलिए, ए और बी के बीच 66,300 रुपए को इस तरह से विभाजित कीजिए कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जहां चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि ए को 8 वर्ष के बाद जो अमाउंट मिले, बी को 10 वर्ष के बाद वही अमाउंट मिले, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहां से मैं रेशियो लू, पहले मैं लिख लेती हूँ, ये हमारे पास ए है,
ए को पैसा दिया जाता है 8 साल के लिए, और 8 साल के बाद ए को जो अमाउंट मिलता है वही अमाउंट बी को 10 साल के बाद मिलता है। तो बी को 2 साल पहले लगाया गया होगा, ठीक है ना, 2 साल ज्यादा, 2 साल पहले लगाया गया होगा। यहाँ पे 8 साल, यहाँ पे कर दो, इसको 2 साल पहले कर देते हैं, 8 साल, इसको भी यहाँ अमाउंट मिलता है, ठीक है ना, और बराबर बराबर अमाउंट मिलता है, तो यहाँ पे 2 साल, इसको भी खींच के उसके बराबर तक लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पर आकर के इनको बराबर बराबर पैसा जो है मिल जाता है। तो अगर ए को 8 साल में और बी को 10 साल में बराबर बराबर अमाउंट मिल रहा है 10 साल के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% दे रखी है, 10% बराबर 1/10। मैं कह सकती हूँ कि 1 साल में 10 से 11 होगा, ठीक है ना, 1 साल में 10 से 11, तो 2 साल में कितना होगा बेटा, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, 100 से 121 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मैं बी को 100 रुपए लगा दूं और ए को 121 रुपए लगा दूं, तो ए को 8 साल के बाद और बी को 10 साल के बाद बराबर बराबर यहाँ अमाउंट मिल जाएगा। बी को मैंने पहले 100 रुपए लगाए, ये 100 रुपए इन 2 साल में यहाँ पर 121 रुपए बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर ए के पास भी 121 रुपए और यहाँ बी के पास भी 121 रुपए, और यहाँ से फिर बी के पास भी 8 साल का टाइम, ए के पास भी 8 साल का टाइम, फिर यहाँ बराबर बराबर अमाउंट भी इनको मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मेरा रेशियो यहाँ से आ गया कि ए बट्टे बी, ए को 121 रुपए लगा दो और बी को 100 रुपए लगा दो, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। 221 बराबर 66,300 दे रखा है मेरे को, इसका ये कितना गुना है, 300 गुना है। अगर ये 300 गुना है तो एक का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 3 1 3 3 2 6 3 1 3, 36,300, 36,300 एक दे रखा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। और बी की कितनी आ जाएगी बेटा, बी की आ जाएगी 300 और डबल 0 और चिपका दो इसके पीछे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है स्क्रीनशॉट लेना है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भेज देना है, वहां मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है, चलो।